तो नेक्स्ट केस आता है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए आप देखो, जैसे कि आप इक्वेशन एक लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू, आपने देखा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपने देखा एक इक्वेशन, आपने ये देखा। आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कंडीशन होता क्या है कि कोई भी एनर्जी टर्म, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे वो इंथैल्पी हो, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, सबका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सिर्फ होगा तो इंट्रोपी होगा, बाकी जितने भी टर्म्स है सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव, ठीक है। सेकेंड केस है कि डेल्टा यू की वैल्यू निगेटिव। थर्ड केस डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव। अब नेक्स्ट 4 आता है कि कोई भी इंटरवल, अब डेल्टा एस जो होगा इंट्रोपी, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। सिर्फ इंट्रोपी पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी एनर्जी टर्म है वो सबके सब निगेटिव ही होंगे। हो गया। अब देखिए यहां पे कुछ कंडीशंस आ रहा है। कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन हम चाहते हैं क्या है कि डेल्टा जी केस फॉर डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, मस्ट बी निगेटिव। आप यहां पे एक चीज को समझो कि आप ये देखो कि ये डेल्टा जी निगेटिव कैसे हो सकता है। जैसे आपके पास इक्वेशन ये है कि डेल्टा जी इजकल टू आपके पास है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस टाइप से। आपको ये पता है कि डेल्टा एस पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ओवरऑल ये टर्म निगेटिव होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू भी निगेटिव ही है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन साइन निगेटिव का ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं कि डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस having value, having negative value, having negative value, having negative value, so that makes delta z, इस कारण से डेल्टा जी जो होगा मोर निगेटिव, that makes delta z more negative and they are spontaneous, they are spontaneous। तो इस केस में that makes delta z more negative and they are spontaneous in nature। वो जो होगा वो स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है इस टाइप से। दैट मेक्स डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस इन नेचर। देखो यहां पे केस आता है एक और है इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस, जब इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगा। और जब भी इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो आपको पता है इक्वेशन डेल्टा जी इजकल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हुआ और टी डेल्टा एस, इसका साइन क्या है, निगेटिव है। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा के हम इतना बढ़ा दिए कि ओवरऑल टी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एस से ज्यादा हो गया। मतलब क्या है कि अगर मानो ये वैल्यू पॉजिटिव है, मानो इसकी वैल्यू 20 है और ये टी डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के हम इस टी डेल्टा एस की वैल्यू को हम मान लीजिए 22 ले आए, तो 20 माइनस 22 क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वह रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस को हम स्पॉन्टेनियस कब बना सकते हैं, डेल्टा एच कभी भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब रिएक्शन क्या है वो क्या है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो फिर निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए।
तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस केस में, और उसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं हम एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस a non-spontaneous process may be spontaneous in nature, at, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो होगा इस केस में इसका वैल्यू ये हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस में ये साइन माइनस है इसका। अगर टेम्परेचर को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ये टी डेल्टा एस वैल्यू निगेटिव जाएगा, और जितना वैल्यू टी डेल्टा एस का निगेटिव जाएगा ओवरऑल डेल्टा भी उतना ही निगेटिव जाएगा। इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे कि मानो कोई अगर रिएक्शन करवा रहे हो, वो एनर्जी ले रहा है तो वो रिएक्शन अगर बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हो और अगर तुम बाहर से और टेम्परेचर उसको दे रहे हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। क्यों ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर दोगे तो उस केस में टी डेल्टा एस की वैल्यू उस केस में बढ़ जाएगा और ओवरऑल डेल्टा जी वहां पे निगेटिव हो जाएगा। इसलिए जो जहां पे टेम्परेचर की जरूरत है और अगर तुम बाहर से और टेम्परेचर उसको दे रहे हो तो उस केस में रिएक्शंस का डेल्टा जी जो हो जाता है वो बढ़ जाता है, निगेटिव हो जाता है। एक्सोथर्मिक के लिए अगर देखा जाए, नेक्स्ट है फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करें, फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इस केस में। ठीक है ना, इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है ना, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और टी डेल्टा एस भी होगा, ये भी क्या होता है, निगेटिव होगा। तो अगर हम टेम्परेचर को जितना लो रखे, टेम्परेचर को यहाँ पे जितना लो रखे उतना ही रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब क्या है, अगर हम ये कहते हैं कि फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस the reaction is spontaneous, at low temperature। यहाँ पे लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव, लो टेम्परेचर बट स्पॉन्टेनियस एट, एक मिनट, बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा और हाई पे, इसका मतलब तुमने केस क्या देखा यहाँ पे, एक देखा इंडोथर्मिक के लिए, इंडो के लिए लो टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया तुमने देखा इंडोथर्मिक के लिए, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया देखा। स्पॉन्टेनिटी के लिए होना चाहिए टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और एक्सोथर्मिक के लिए होना चाहिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से टेम्परेचर का केस आपने यहाँ पे देखा। गिब्स फ्री एनर्जी, एक होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। मतलब ये वैल्यू है डेल्टा जी नॉट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं तो जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन पे इंथैल्पी का चेंज होता है वैसे यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी का भी चेंज होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर अगर ले लो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन और
प्रेशर अगर ले लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो उस केस में जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वही कहलाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो आपका जो इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, यही को चेंज कर दो, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच नॉट है स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, और डेल्टा एस नॉट जो है वहां पे स्टैंडर्ड चेंज इन इंट्रोपी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी में जो चेंज होता है वही है डेल्टा एस नॉट। इस टाइप से आप निकाल सकते हो इंट्रोपी का चेंज कहां पे कैसे होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रखा है कि कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है आपको, फॉर द रिएक्शन, अब रिएक्शन है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये रिएक्शन होके देगा जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इस टाइप से रिएक्शन है। यहाँ पे गिवन डाटा है, गिवन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज, गिवन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज, given the standard free energies, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट दे रखा है फॉर डेल्टा जी नॉट है एक्चुअली ये जी नॉट फॉर कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड जेरेन 2 प्लस एक्वस, जेरेन 2 प्लस एक्वस, ठीक है, जेरेन 2 प्लस एक्वस आर 65.1 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स एंड -147.2 किलो जूल मोल इनवर्स। इस टाइप का है मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली, इस टाइप का डाटा है हमारे पास। तो आपको यहां से निकालना है डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालना है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां से निकालना है, ठीक है। आपको डेटा क्या दे रखा है, आपको जी नॉट दे रखा है कॉपर 2 प्लस का, ठीक है, कॉपर 2 प्लस का वैल्यू दे रखा है, कॉपर 2 प्लस का है 65.1 किलो जूल मोल इनवर्स, और आपको यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, जी नॉट जो है, जी नॉट आपको दे रखा है जेरेन 2 प्लस का भी दे रखा है, इसकी वैल्यू है -147.2 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ एक ही मोल ये भी है और एक ही मोल ये है। डेल्टा जी होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट होता है रिएक्शन का, अगर देखा जाए तो ये होता है डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट, या फिर ऐसे लिखो कि जी नॉट प्रोडक्ट माइनस जी नॉट रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में है जिंक 2 प्लस और कॉपर है ना, दो है ना जिंक, क्या है वहां पे प्रोडक्ट में क्या क्या है, जिंक 2 प्लस और कॉपर है वहां पे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जी नॉट, इसको अगर प्रोडक्ट साइड को देखा जाए तो प्रोडक्ट है जी नॉट कॉपर 2 प्लस और प्लस जी नॉट जेरेन 2 प्लस, जेरेन जिंक सॉलिड है ना, नहीं सॉरी यहाँ पे ये नहीं है, प्रोडक्ट में क्या है यहाँ पे जेरेन 2 प्लस है और साथ में क्या है जी नॉट कॉपर माइनस जी नॉट, रिएक्टेंट में क्या है जिंक सॉलिड प्लस जी नॉट
कॉपर 2 प्लस एक्वस, 2 प्लस एक्वस। देखो जब प्योर सॉलिड होता है ना, प्योर सॉलिड, तो प्योर जब सॉलिड कंडीशन, प्योर सॉलिड रहेगा तो उसका डेल्टा जी नॉट जो होता है वो जीरो होता है। चेंज इन इंट्रोपी उसका कितना होता है? जीरो होता है। तो जब चेंज इन इंट्रोपी जीरो होगा तो उसका गिव्स फ्री एनर्जी भी जीरो की। आप पता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो वो भी जीरो होता है। ये थर्ड लॉ यहीं से आता है कि कोई भी प्योर सॉलिड सब्सटेंस का एट जीरो केल्विन टेम्परेचर दैट चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी जीरो। ये थर्ड लॉ, बस इतना ही है। तो अभी आप देखो कि सॉलिड सब्सटेंस के लिए कोई भी सॉलिड का गिव्स फ्री एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब है कि जी नॉट कॉपर हो या फिर एंड जी नॉट जिंक हो, इसकी वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो आप यहां से सॉलिड क्या है, ये कॉपर सॉलिड है, इसको जीरो मान लो। तो जी नॉट जेड एन 2 प्लस माइनस जी नॉट कॉपर, कॉपर 2 प्लस, यही है ना। जिंक 2 प्लस की वैल्यू कितना है हमको दे रखा है? जिंक 2 प्लस माइनस 147.2 किलो जूल मोल इनवर्स। और यहाँ पे जी नॉट कॉपर 2 प्लस हमको दे रखा है 65.1 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 213 हो जाएगा, 7512 हो जाएगा, और 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 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, और 11 हो जाएगा और 112 हो जाएगा, 212.3 साइन हो जाएगा माइनस किलो जूल। मतलब डेल्टा जी नॉट जब भी निकालना हो ना तो प्रोडक्ट माइनस क्या करना है? रिएक्शन का। और सॉलिड के टर्म में उसका चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी या फिर गिव्स फ्री एनर्जी जो होगा उसके साथ जीरो होता है। चलो नेक्स्ट है, एक और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी change, calculate the standard free energy change, calculate the standard free energy change delta Z naught, ठीक है, of the following reaction, of the following reaction at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, and predict the feasibility of, and predict the feasibility and the predict the feasibility of the reaction, feasibility of reaction at this temperature, at this temperature, at this temperature। डेटा हमारे पास है, डेटा देखा है 1/2 AZ solid, 1/2 A, एक्चुअली 1/2 A2 है, 1/2 A2 गैस, ये कंबाइन करेगा 1/2 B2 से गैस, और ये देगा AB गैस, AB गैस बनेगा। इस केस में डेल्टा H नॉट की वैल्यू दे रखा है, डेल्टा H नॉट की वैल्यू दे रखा है 26 किलो जूल, और डेल्टा S की वैल्यू दे रखा है 83 जूल पर केल्विन, 83 जूल पर केल्विन, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है। और टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन है, बस आपको डेल्टा जी नॉट निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, आपको पता है यहाँ पे डेल्टा जी डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए, डेल्टा जी इक्वल टू होता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पता है आपको 26 किलो जूल है, और माइनस टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है, और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू है, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 83 जूल केल्विन इनवर्स, इस टाइप से दे रखा है। ओवरऑल आप देख लो 26 किलो जूल माइनस इसको 300 से मल्टीप्लाई करो, 83 3 जा 9 और 8 3 जा 24,
जूल पर केल्विन। यहाँ पे 26 किलो जूल है, इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लो। 26 किलो जूल है ना, 26 किलो जूल, हाँ केल्विन से केल्विन इन्वर्स कट जाएगा। यहाँ केल्विन है, केल्विन से केल्विन इन्वर्स कटेगा और यहाँ पे वैल्यू जूल हो जाएगा। और यहाँ पे 26 किलो जूल अपॉन माइनस 24.9 किलो जूल। इसको अगर देखा जाए, यहाँ पे इसको अगर देखोगे माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना। ओवरऑल अगर देखोगे ये जूल है यहाँ पे, तो जूल को अगर किलो जूल 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जूल आया ना, और जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किलो जूल आएगा। आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, ये होगा 1.1 किलो जूल। इसका मतलब वहां पे आंसर आएगा 1.1 किलो जूल पर मोल यहाँ पे। और आपको पता है कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा जी नॉट जो है यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब है सो द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, सो द रिएक्शन इज, इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर मानो कोई एक रिएक्शन है, ए मोल ऑफ ए कंबाइन करेगा अगर बी मोल ऑफ बी से, और अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और ये बनाएगा सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी का फॉर्मेशन इस टाइप से करता है, तो उस केस में इसका एक होता है रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट होता है, रिएक्शन कोसेंट होता है, इसको हम डिटेल में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। रिएक्शन कोसेंट होता है, ये क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू की वैल्यू होता है सी का पावर, है ना। रिएक्शन कोसेंट को अगर तुम देखोगे तो रिएक्शन कोसेंट यहाँ पे हो जाएगा सी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, और जो स्टोइकोमेट्रिक होता है वो पावर में जाता है, सी का पावर सी, डी का पावर डी अपॉन रिएक्टेंट में है ए का पावर ए और बी का पावर बी, इस टाइप से रिएक्शन कोसेंट क्यू। और जब इक्विलिब्रियम होगा, मतलब जितना इधर का रेट होगा उतना ही इधर का रेट होगा, तो क्यू इजकल टू जो हो जाता है वो के होता है, क्यू इजकल टू के होता है, वो वेयर के इजकल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम आप कह सकते हो कि क्यू की वैल्यू जो हो जाएगा वो के बराबर हो जाएगा, तो के वहां पे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के वहां पे है इक्विलिब्रियम, के है वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के जो होता है वो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के जो होगा इस टाइप से हम लिख सकते हैं, के की वैल्यू जो हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो आप गिब्स फ्री एनर्जी और इसका रिलेशन अगर डेवलप करोगे तो इक्वेशन आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस, नाउ फ्रॉम द रिलेशन डेल्टा जी जो होता है ये होता है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी इक्वल टू, एक्चुअली रिलेशन जो होता है वो होता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और आपको पता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर देखा जाए तो क्यू की वैल्यू जो हो जाएगा वहां पे, क्यू का वैल्यू क्या होता है के हो जाता है, क्यू की वैल्यू क्या होता है के हो जाता है, और डेल्टा जी की वैल्यू भी वहां पे 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। और यह डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर टी, एक्चुअली यहाँ पे क्यू की जगह पे हमने के डाल रखा है, तो यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के। अगर एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे, या फिर अगर हम एल एन को हटाते हैं यहाँ से, सपोज करो एल एन को अगर हटाएंगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। अगर यहाँ पे के, अगर एल एन को हटाएंगे अगर सपोज करो इस इक्वेशन से, इसको मान लो एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन इस इक्वेशन को हम लेते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन नंबर
2, ठीक है। और इसके लिए हम k, अब यहाँ पे ln हटाने के एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ध्यान रखना। तो k बराबर हो जाएगा, k बराबर हम इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू है ln k। और यहाँ पे ln हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। इस इक्वेशन से हम यहाँ पे ऐसे हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हम चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपने देखा, ये इक्वेशन है, यह जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये रिलेशन है, यह जो है यह रिलेशन आता है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये रिलेशन है डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में क्या रिलेशन आ रहा है, तो यहां से आप देख सकते हो ये रिलेशन आया k इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलेशन है आपका k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। और इसी इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब अगर इक्वेशन 2 को नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अगर हम चेंज करते हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू है माइनस आर टी एल एन के। हम इसको एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के। लॉग में कन्वर्ट कर दिया, लॉग के। अब यहाँ पे आप जो भी के की वैल्यू रहेगा वो यहाँ डाल देना, लॉग निकाल लेना, कैलकुलेट करके आप इक्वेशन ला सकते हो। आर वहां पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर वहां पे है, आर यहाँ पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस टाइप से अगर यहाँ पे अगर ये है कंसंट्रेशन का टर्म में है, अगर ये कंसंट्रेशन के टर्म में होता है, इफ द कंसंट्रेशंस आर गिवन, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशंस अगर दिया रहेगा, इफ कंसंट्रेशंस आर गिवन, तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि k जो है वो kc के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये कंसंट्रेशन का साइन है, इसका मतलब इस केस में ये इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी, ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 4 और ये इक्वेशन हो जाएगा 5। अगर प्रेशर दिया रहे, अगर मानो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ना देखे, प्रेशर दिया रहे, तो प्रेशर अगर जब भी देते हैं तो उस केस में इफ प्रेशर्स आर गिवन, अगर वो प्रेशर अगर दिया रहता है तो इस केस में समझना, अब जो ये जो क्यू लिया है ना, क्यू, ये तो आपने देखा क्यू इक्वल टू के डाल दिया, तो आप डायरेक्ट के इक्वल टू आप ये लिख सकते थे। तो अगर प्रेशर दिया रहेगा तो आप इसको लिखना केपी, केपी, और केपी में कंसंट्रेशन टर्म हटा के प्रेशर दिया जाता है इस टाइप से, प्रेशर सी का पावर सी इंटू प्रेशर डी का पावर डी, प्रेशर ए का पावर ए, प्रेशर बी का पावर बी, मतलब पीबी। और इक्वेशन जो आपका इक्वेशन 4 बिकम्स नाउ द इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं बिकम आप कह सकते हो कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के पी। वहां प्रेशर दिया रहेगा आपको, अगर प्रेशर टर्म होता है तो प्रेशर के टर्म में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे आप इक्वेशन देखो, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आपको आता है यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से माइनस आर टी एल एन के। यहाँ पे इक्वेशन आ रहा है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और माइनस आर टी एल एन के से अगर यहाँ पे इक्वेशन 2 से अगर हम देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू था माइनस आर टी एल एन के था, एंड वी नो दैट हमें पता है ये बात कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये हमें पता है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन नंबर जो भी है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करेंगे नाउ, या फिर देन comparing the above equation we get delta h naught minus t delta s naught is equal to है minus rt
एल एन के, हम कह सकते हैं इसको। और ये माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू है आर टी एल एन के, यहां से आर टी एल एन के, और एल एन के इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। माइनस आर टी है। यहां से बनता है दो केस, यहां से दो केस बनता है। एक केस में अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जब इंडोथर्मिक होगा तो उसमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू वहां पे पॉजिटिव, और डेल्टा एच नॉट की इंडोथर्मिक में डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना है। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो एल एन के की वैल्यू वहां पे, एल एन के की वैल्यू क्या होगा, स्मॉल वैल्यू होगा। क्यों स्मॉल वैल्यू होगा, क्योंकि अगर मानो कि इसका वैल्यू 100 है और इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो कुछ भी प्लस में रहेगा साइन, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस बन के घट जाएगा, इसमें वैल्यू घटेगा तो वैल्यू हमेशा स्मॉल होगा। और अगर एक्सोथर्मिक केस होगा, अगर केस 2 में अगर देखा जाए, एक्सोथर्मिक के केस में अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उस केस में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू वहां पे निगेटिव होगा, और जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू निगेटिव होगा तो एल एन के की वैल्यू, आप जानते हैं कि जब डेल्टा ए निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो एल एन के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे है, अगर मानो इसका वैल्यू निगेटिव में है तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद साइन भी पॉजिटिव रहेगा, और एल एन के की वैल्यू जो होगा दोनों को ऐड करने के बाद ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है कि एल एन के की वैल्यू क्या होगा, लार्ज वैल्यू आएगा। तो जब एल एन के की वैल्यू लार्ज है, आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर एल एन के की वैल्यू लार्ज है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर एल एन के की वैल्यू, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो उसमें वो इंडोथर्मिक। तो आपसे ये पूछेगा कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में किस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगा, तो एक्सोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है और इंडोथर्मिक में इसकी वैल्यू कम आता है। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट वन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लियर है कहना कि कोई भी अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अगर वो सॉलिड प्योर है, जब प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा या परफेक्ट सॉलिड अगर होता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन पे, उस केस में कोई भी पार्टिकल अंदर मूवमेंट नहीं होता है, मतलब कोई भी सॉलिड के अंदर के पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। और 0 केल्विन वह टेम्परेचर होता है जहां पे सारे मोशंस बंद हो जाते हैं, मतलब क्या है, कोई भी पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, और जब मूव नहीं करेगा तो उस केस में इंट्रोपी का जो चेंज होगा वह जीरो होगा। इंट्रोपी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है। यही कहलाता है थर्ड लॉ। मतलब क्या है कि फॉर द एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कह सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ये होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन, द इंट्रोपी चेंज of perfect crystalline solid, or perfect crystalline solid, of perfect crystalline solid is 0, is 0, is 0। अगर सपोज करो इंट्रोपी चेंज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेल्टा एस जो होता है वो होता है एस टी माइनस एस जीरो, टेम्परेचर मतलब कुछ टेम्परेचर, और एस जीरो मतलब 0 केल्विन का टेम्परेचर। तो डेल्टा एस इक्वल टू, आप जानते हैं इंट्रोपी चेंज जो होगा जीरो का, एस जीरो जो होता है, एस जीरो जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब 0 केल्विन पे, इट मीन 0 केल्विन पे जो इंट्रोपी चेंज होगा, एक के है, ठीक है ना, 0 केल्विन पे जो इंट्रोपी चेंज होगा, द इंट्रोपी चेंज इज 0, इसको 0 मान लो। तो आप कह सकते हो कि डेल्टा एस इक्वल टू हो जाता है एस टोटल, और ये वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीपी डी टी बाई टी, 0 टू टी केल्विन। नोट करो।
आपको पता है 1/t dt जो होता है ln t होता है, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा cp ln t। cp ln t, ln को log में कन्वर्ट करोगे और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वैल्यू माइनस, इसका साइन जो हो जाएगा एक्चुअली माइनस, इसका साइन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2.303 log t। 2.303 ये हो जाएगा 2.303 cp log t, ये हो जाएगा डेल्टा एस। फॉर्मूला है सिंपल, याद रखना। ये थर्ड लॉ यही आता है। थर्ड लॉ ये कहता है बुआ कि कोई भी प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एंट्रोपी चेंज होता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। नेक्स्ट है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ मतलब क्या है? जीरो लॉ ऑफ थर्मो। देखो इसको बाद में लाया गया, ये फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आया, इसके बाद इसको आपस में इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्या मतलब है बताते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे क्या है कि आप देखो अभी ठंड का एक मौसम है, ठंड के मौसम में क्या होता है कि अब मानो कोई बॉडी है, ये इस समय कोई बॉडी है, अब क्या होता है, ये सपोज करो कि एक बॉडी है, ये बॉडी को हम ए नाम देते हैं, इस बॉडी का नाम हम ए देते हैं। अगर बॉडी दूसरे बॉडी के टच में है इस टाइप से, ठीक है, तो उस केस में आप देखो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये अगर एक दूसरे के टच में है तो हीट का फ्लो इधर से इधर होगा और इधर से इधर होगा, मतलब दोनों का हीट एक समय में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के टच में है और यही एक और बॉडी लेते हैं और ये बॉडी अगर इसके टच में आ जाए सपोज करो, तो कहने का मतलब इस बॉडी को हम सी कहते हैं। तो ये बॉडी इसके भी इक्विलिब्रियम में है और यह इक्विलिब्रियम क्या है? ये लॉ कहता है जब दो बॉडी अगर तीसरे के साथ अगर इक्विलिब्रियम में होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है, तो वह बॉडी आपस में भी क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब ये है कि सी जो है यहाँ पे ये लॉ कहता है कि ये बॉडी भी क्या होगा? आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मानो कि ए है कोई और ये बी है और ये कोई सी है, तो अगर ए और बी के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी के इसके बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो ये बराबर पॉसिबिलिटी है कि सी और बी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, और यही कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब ये है कि इफ टू सिस्टम, कह सकते हैं कि इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब वहां हीट की एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम with each other to thermal equilibrium with each other to the third system, यहाँ पे ऐसे लिखो, when the two system are in thermal equilibrium to the third system, then they are also equilibrium with each other, then they are, मानो कि एक सी है, ये फर्स्ट सिस्टम हुआ, ये सेकेंड सिस्टम हुआ, ये फर्स्ट सिस्टम और ये थर्ड सिस्टम है सपोज करो, तो फर्स्ट सिस्टम और सेकेंड सिस्टम ये दोनों क्या है? थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो भी आपस में क्या रहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। देन दे आर ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, थर्मल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर। आप ये डायग्राम बना लो इस टाइप से। यही है जीरोथ लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको बाद में लाया गया इस लॉ को, इसलिए आप यहाँ फोर्स लॉ नहीं, इसको फोर्स लॉ आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं फोर्स लॉ कह सकते हैं? क्योंकि ये सबसे बाद में हुआ तो फोर्स लॉ कह सकते थे ना, लेकिन एक्चुअली इसका जरूरत जो हुआ ना इस अकॉर्डिंग किया गया, क्योंकि जब जब वो थर्मोडायनेमिकली अगर इक्विलिब्रियम में है आपस में, मतलब हीट का फ्लो हो रहा है, और हीट का फ्लो का जरूरत आप हमेशा फर्स्ट लॉ से पहले फील करते हो। फर्स्ट लॉ से एक्चुअली इसको खोजा बाद में गया, इसको दिया गया बाद में, लेकिन इसकी जरूरत फर्स्ट लॉ से पहले थी। लेकिन आप एक्चुअली पहले ही फर्स्ट लॉ डिराइव हो चुका था, इस कारण से उसका नेम चेंज करने के बजाय ही इसी का नेम हम क्या डाल दिए, 1 से पहले 0 डाल दिए, इसलिए कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।